क्वेश्चन नंबर बोलिए तो आपको क्या क्या पूछना है। जो जितना क्वेश्चन भेजे थे उसमें नंबर भी बोलिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछना है। आदित्य आप बोलिए जल्दी से। ओके सर। नंबर बोलिए कौन कौन पूछना है आपको। क्वेश्चन नंबर बतलाइए क्या क्या पूछना है। कौन कौन से क्वेश्चन में स्वीटी आप बताइए कौन कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन है आपको। 24, 27 और 24, 27, 30 बोलते जाइए। 30 plus 35 35 और 43 में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 42 43 बन गए हैं पर थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा 43 और बोलिए लास्ट तक हम बोल दीजिए जो जो पूछना है। और मतलब मेरे 6-7 क्वेश्चन नहीं बना कौन कौन नंबर बोलिए। अभी ट्राई किए ही नहीं है। चलिए आप तो ठीक। आदित्य आप बताइए। आदित्य आप बोलिए कौन कौन पूछना है। जो 27, 32, 38, 32, 38, 39, 39 फास्ट में 44, बोलते जाइए लास्ट तक। हाँ 44, 44, 48, 48, 50, 55, 50, 55, 62 62 हो गया लास्ट तक। जी। ठीक है चलिए बताना शुरुआत करते हैं। आप लोग क्वेश्चन निकाल के रखिएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है, बात ध्यान समझ लीजिए। टू वेक्टर ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी दिया हुआ है। यानी आप 24 में दिया हुआ है कि सी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो हम क्या बोले थे, जैसे ही ऐसा दिया रहे तो आप इसका रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, अंडर रूट में करके। नहीं तो इसको अगर सी स्क्वायर कर दिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ऐसा हम लोग लिखते थे। अगर सी लिखते तो अंडर रूट में चला जाता। उसके बाद फिर दिया हुआ है इसमें और दिया हुआ कंडीशन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। मतलब इतना बराबर सी स्क्वायर दिया है तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर आप प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। देख लिए ध्यान से। जब इतना बात समझ में आ गया तो जरा गौर कीजिए, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है। अब ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये निकला 90 डिग्री। यानी वेक्टर ए है और वेक्टर बी जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ऐसा बन के आया हमको। अब ऑप्शन खोजिए, वेक्टर ए पैरेलल टू बी गलत, एंटी पैरेलल गलत, परपेंडिकुलर यस, राइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बात समझ में दोनों को, बोलिए जल्दी से। यस सर। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। तो ये और बी वेक्टर दोनों क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर हो गया। यही पूछा था क्वेश्चन में। 27 में कहता है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ डिफरेंट प्लेन कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। कहता है कितना मिनिमम वेक्टर जोड़ा जाए डिफरेंट प्लेन में रहने के बाद कि रिजल्टेंट 0 हो जाए। क्या हो जाए, रिजल्टेंट 0 हो जाए। ये बात पूछा जा रहा है 27 में। ठीक है, तो 27 में जो है मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेन में कर रहा है, सेम प्लेन में नहीं कर रहा है। जैसे बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसमें समझना पड़ेगा अब आपको, है ना। जैसे सेम प्लेन में रहता तो दोनों वेक्टर अपोजिट रहता और इक्वल मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट 0 हो जाता। लेकिन डिफरेंट प्लेन एक प्लेन में नहीं है। मतलब ये हाथ है मेरा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये हाथ है वो कर दिया ऐसे वर्टिकल प्लेन उस पर ऐसे लगा दिए। तो डिफरेंट प्लेन में वेक्टर होना चाहिए।
मतलब इस प्लेन में भी होना चाहिए, इस प्लेन में भी होना चाहिए, जिधर मन तिधर प्लेन में होना चाहिए। तब कहता है कि मिनिमम रिजल्टेंट जीरो कब होगा। तो उसको बनाने और समझने का मात्र और मात्र एक ही तरीका है कि आप समझ लीजिए कि मिनिमम कितना होगा। अगर ये वेक्टर अगर ऐसे है तो इसको अपोज में कोई एक वेक्टर चाहिए, तो अगर कोई वेक्टर इधर है तो उसको अपोज में कोई एक वेक्टर चाहिए, तभी रिजल्ट जीरो हो सकता है। इसीलिए मिनिमम कितना होगा, 4 होगा। यानी डिफरेंट प्लेन में, यानी कि मैं कह रहा हूं डिफरेंट प्लेन में यदि 4 वेक्टर होगा मिनिमम, तब रिजल्टेंट जीरो होगा। और सेम प्लेन में 2 वेक्टर मिनिमम होगा। तो बात समझ में आ गया। ये क्वेश्चन इस तरह से समझने लायक था, इसे बनाना नहीं था 27 में। कि कोई प्रॉब्लम है बोलिए जल्दी से, जिनको प्रॉब्लम है फास्ट में बताइएगा। देखिए फिर 30 नंबर में कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इनटू व्हिच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू अ स्पेस। स्पेस की बात कर रहा है, समझ लीजिए। कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इनटू व्हिच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू अ स्पेस। स्पेस में किसी वेक्टर को कितना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, तो 3। क्योंकि स्पेस वेक्टर आपको पढ़ाए हुए हैं, 30 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ऐसा कर सकते हैं। आपको स्पेस वेक्टर में पढ़ाया हुआ हूं, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए, आप ऐसे दिखा सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से। ये स्पेस वेक्टर को दिखाने का तरीका यही था जो आप लोग को हम कॉपी में पहले पढ़ा चुके हैं, वही चीज है। अब ये है स्पेस वेक्टर, इसी को कहते हैं, यानी इसी को आप स्पेस वेक्टर कहते हैं। ये बात समझ लीजिए, इसको स्पेस वेक्टर कहते हैं। तो इसको कितना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो एक एक्स के लॉन्ग, एक वाई के लॉन्ग और एक जेड के लॉन्ग देते हैं। यानी 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आप तोड़ सकते हैं स्पेस वेक्टर को। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब होता है एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग कितने पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं, तो 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। बात आ गया समझ में, कि कोई प्रॉब्लम है बोलिए। अब देखिए इसके आगे अगर बात समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पर आखिर क्या होगा संभावना, उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो संभावना है वो बहुत सिंपल है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन, ये आंसर। आदित्य बोलिए। नहीं, एक बार फिर से। आप बताइए, ये स्पेस वेक्टर, ये बात समझ में आता है? पहले जवाब दीजिए जो पूछ रहे हैं उसका। यस सर। तो स्पेस वेक्टर क्या होता है, रूम के कॉर्नर से बाहर निकलता है। बताइए इसमें हम लोग एक्स के साथ एंगल कितना मानते थे, अल्फा बीटा गामा, ये बताइए आप। नहीं बोल रहे हैं, बोलते जाइएगा तब स्पेस ना वेक्टर समझेंगे। में इसमें एक्स के साथ कौन सा एंगल मानते थे, ये बताइए। आपके कॉपी में बनाया हुआ है ये चीज। अल्फा, बाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा मानते थे। जी जी। तो आप बताइए यहाँ पर वेक्टर कैसे लिखाता था, ए आई बी जे और सी के लिखाता था। यस ये सर। कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, ये बाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट। तो इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कितने तरह से तोड़ सकते हैं, तो 3। 3। वही तो लिखा हुआ है आंसर में। आप 32 में देखिए क्या कहता है, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी। देखिए कहता है 32 में, देखिए जो क्वेश्चन है 32 में 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर का सम जो है कौन नहीं हो सकता, ये पूछ रहा है। तो आप 2 वेक्टर का सम जो होता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का कोई भी आंसर होता है। तो यहाँ पर बात समझ लिए, ए माइनस बी जो है आपका, इस बात को समझिए, सम ऑफ द वेक्टर ऑफ 10 न्यूटन और 6 न्यूटन है। तो 10 में से 6 घटाइए, 10 में से 6 घटाइए, तो 10 में से 6 घटाइएगा और रिजल्टेंट जो हो जाएगा ऐसा होगा, 10 प्लस 6 हो जाएगा। यानी आपका रिजल्टेंट जो है ऐड जो होगा 16 से लेकर के 4 के बीच में सारा पॉसिबल वेक्टर होगा। इसके पहले वाला नहीं होगा, इसके बाद वाला नहीं होगा।
तो उसमें जो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को देखिए क्वेश्चन में, देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, 4 न्यूटन, तो उसके ऑप्शन में है, तो ये सही। इसमें कहता है कौन नहीं है, इसका आंसर बताइए। 8 न्यूटन भी होगा, 12 न्यूटन होगा, 2 न्यूटन होगा, बताइए इसका रिजल्टेंट कभी 2 न्यूटन होगा तो नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, 2 न्यूटन हो जाएगा आपका। क्या आंसर हो जाएगा आपका, 2 न्यूटन हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, नहीं बात समझ में आए तो तुरंत बोलिएगा। देख लीजिए बात ध्यान से। उसके बाद जो है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है। तो 35 नंबर को होता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी आर वन ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी रिजल्टिंग आर टू व्हाट इज द वैल्यू। इसको एक बार 35 नंबर क्वेश्चन को फिर से एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्योंकि इसमें से हम आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे कुछ। चलिए देखिए अब बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अगर गौर से देखिएगा 35 नंबर में क्या था, देखिए द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, सॉरी हाँ, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज आर वन। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको 2 वेक्टर बनाइए। एक वेक्टर ये मान लिए कि वेक्टर बी है, और एक वेक्टर जो है आपका ये वेक्टर ए है। अब बताइए इस दोनों का रिजल्ट जो है किधर जाएगा, इस दोनों वेक्टर के बीच में जाएगा कहीं, और कहता है उसका नाम R1 दे दिया है, इसका रिजल्ट दिया है R1। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन रिवर्सिंग वेक्टर बी, वेक्टर बी को अगर आप रिवर्स करते हैं तो माइनस ऑफ वेक्टर बी इधर होगा, वेक्टर बी को रिवर्स कर देते हैं तो ये होगा। और अब कहता है वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का जो रिजल्ट किधर जाएगा, तो उसका रिजल्ट इधर जाएगा, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। उसको वो R2 मान लिया है, क्या मान लिया है, R2 वेक्टर मान लिया है। बात समझ लीजिए कि क्या क्वेश्चन में कह रहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, आप क्या जानते हैं, अगर इसको भूल गए तो ये रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, R1 का स्क्वायर बराबर आप तो पढ़वे किए हैं, ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab cos थीटा होगा। अब अगर उसको भूल गए तो वेक्टर ए या वेक्टर माइनस बी का रिजल्टेंट क्या होगा, R2 का स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस 2ab cos थीटा होता है। इतना बात समझ में आ गया। देखिए जल्दी से, वेक्टर बी को रिवर्स करेंगे तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा, और वेक्टर ए प्लस बी का वेक्टर बी का रिजल्ट ये होगा। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गया, आदित्य आप बोलिए जल्दी से। देख लीजिए समझ में बात आ गया। हम क्या लिखें, जो वेक्टर Yes, sir. ए प्लस वेक्टर बी का सम आपका ये लिखेंगे, वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी का सम ये होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि आप R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो ये दोनों जुड़ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो, यानी 2 कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, योर आंसर। यही आंसर आ गया आपका। देख लीजिए ध्यान से, बात को समझने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा कष्ट बिल्कुल नहीं होगा। 35 के बाद है 38 नंबर। देखिए 38 में क्या कहता है, कहता है वेक्टर ए और वेक्टर बी सच दैट इतना इक्वल टू इतना, देन ए माइनस मे बी इक्वल टू, मे बी इक्वल टू, पहले तो क्वेश्चन में जो कहा है उसको देखिए 38 में क्या कहा है। 38 नंबर में कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू जो है वेक्टर ए का मॉड है, और इक्वल टू जो है वेक्टर बी का मॉड है। यानी क्वेश्चन में इसका मतलब होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा इक्वल टू ए
इक्वल टू बी। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग क्या कीजिए, बोथ साइड कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम है तो सब जगह सेम कर दीजिए। नाउ करके आप ऐसा लिख सकते हैं, अब ए स्क्वायर 2a cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर था और बी के बदले ए ले लिए तो ऐसा आ गया आपका आंसर। अब देखिए आप ला सकते हैं, तो ये कट जाएगा, या फिर इस दोनों को जोड़ के उधर लेके आने की ट्वाइस ए स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ के उधर लेके चले गए, तो cos थीटा बराबर आ गया आपका माइनस ए स्क्वायर बाई ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस 1/2, इसलिए थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ये पहले एंगल निकला। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है निकालने के लिए, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड करा निकालने के लिए क्या होगा। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बताइए। तो इतना बराबर तो आपको पता है कि क्या होता है, अंडर रूट होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, और देखिए क्वेश्चन में पहले दिया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर है, तो आप लिख सकते हैं ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ही, क्योंकि बी के बदले लिखेंगे स्क्वायर होगा, और cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री का वैल्यू माइनस हाफ होता है, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप आंसर लिख सकते हैं a माइनस बी का जो मॉड होगा वो √3a होगा, या √3b भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है आपका, √3a या √3b दोनों में से कोई हो सकता है। जो ऑप्शन आपको मिल जाए, तो आपको 4th नंबर ऑप्शन आपसे मिल रहा है 38 में। देख लीजिए चौथा नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो बात समझ में आ गया, देख लीजिए अच्छी तरह से समझ लीजिए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आगे बढ़े, देखिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है ना। इतना बात तो समझ में आ गया है। फिर अब 39 नंबर क्वेश्चन तब तक पढ़िए, हम इधर बताते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। थर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय -2। -2 से मल्टीप्लाई करना कोई भी वेक्टर में, आप खुद सोचिए, मान लीजिए कि 39 में ऐसा है क्वेश्चन, ये वेक्टर ए है। अगर वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है और वेक्टर ए दिया हुआ, और इसमें आप -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो कोई अलग वेक्टर होगा, -2 इंटू वेक्टर ए इक्वल टू होगा -2a वेक्टर। इसका मतलब हो गया कि ये वेक्टर का डायरेक्शन अब उल्टा हो गया है, अब मैग्नीट्यूड दुगना हो गया है। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर -2 से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड दुगना हो जाएगा और डायरेक्शन क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा, आने की सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। 39 में सेकंड डायरेक्शन रिवर्स, मैग्नीट्यूड इज डबल।
देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन, ये बताए हुए हैं कॉपी में 42 नंबर पहले, आप ध्यान नहीं दिए हैं, वीडियो देखिएगा, ये क्वेश्चन सेम मैं बताया हुआ हूँ। कहता है यहाँ पर 42 है, फिर से बता देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। कहता है 0.5i माइनस 0.8j प्लस सी के इज ए यूनिट वेक्टर, यह एक यूनिट वेक्टर है। तो इसको अगर ये यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए कि यह एक यूनिट वेक्टर है, मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है और सी स्क्वायर होता है। अब यहाँ 1 बराबर क्या लिखेगा, 0.25, 0.64 और सी स्क्वायर होगा। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेगा, 5 और 9 6 2 8, तो सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट 0.11 होगा। क्यों, क्योंकि यह एक यूनिट वेक्टर था, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा था, और ये क्वेश्चन को मैं पहले बता चुका हूँ। 43 नंबर जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर 2 आता है, ये भी पहले बता चुके हैं। कॉपी पलट के देखिए, हम कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 आया था, ये बताए थे। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू आपका 2 आया था, ये भी बात बता दिए थे, देख लीजिए ध्यान से। यानी ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। 43 नंबर देखिए, 44 नंबर जो है क्वेश्चन, फिर से एक बार ध्यान से देखिए कि क्या होगा। जो बात देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 44 नंबर में डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इतना क्या होगा, एक वेक्टर दिया हुआ है आपका i प्लस जे और प्लस रूट 2k है, और इसका डायरेक्शन कोसाइन लिखना है कि क्या होगा। तो आप समझ लीजिए हम कैसे पढ़ाते हैं। हम पढ़ाए थे कि मान लीजिए कि अगर वेक्टर ए इतना है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब डायरेक्शन बताना है कॉस में, बात समझ लिए मेरी। हम क्या बोले, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन बताना है कॉस में। तो आप आदित्य, आप अपना माइक ऑन कीजिए जरा। यस सर। आप बताइए इस तरह के वेक्टर में कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था, याद है। कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होता था, याद है। कॉस गामा का फॉर्मूला क्या होता था, ये याद है। बोलिए जल्दी से, यस सर। बोलिए। चलिए स्वीटी आप बोलिए। जो ट्रायंगल पर सब फॉर्मूला तोड़े थे वो किस, हाँ बोलिए। ए पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कॉस कॉस बीटा बीटा में का क्या था, बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसमें वही निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ए का मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिखिएगा, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 2 4 यानी 1/2 हो जाएगा। और ये भी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये होगा √2 बाई 2 हो जाएगा, यानी 1/√2 होगा। यानी आंसर आपका हो गया 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा 1/√2, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन। आसान था ना, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए 44 नंबर। इसके बाद आते हैं 48 में, 3 4 एंड आवाज 12 नहीं एक्स। आ रहा है। चलिए आवाज अब जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो था 1/2 1/2 और 1/√2 था, बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं था।
तो डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया, निकालने का तरीका क्या होता है जो आप लोग को। अब देखिए 48 में कहता है फोर्स 3 न्यूटन 4 न्यूटन पॉइंट इन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री। अब तीन वो एक दूसरे पर 90 डिग्री है, यानी कि 48 नंबर में कहता है तीन फोर्स है जो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है। इसका मतलब जानते क्या हुआ है, एक रहेगा एक्स में, मतलब वही डब्बा वाला कंसेप्ट है यहाँ पर। फिर से एक रहेगा आपका एक्स में, तो एक रहेगा वाई में, और एक रहेगा जेड में। तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, यानी एक रहेगा एक्स में, एक रहेगा वाई में, एक रहेगा जेड में, तब ना तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। बात समझ लीजिए क्वेश्चन में, यानी कि सिंपल भाषा में अगर बिना फिगर बनाए भी समझ सकते थे हम लोग, फिगर तो आपको लिए बना दिए हैं। तो अगर आप ऐसा लिख सकते थे कि वेक्टर कोई ए है जो 3i है और 4j है आप प्लस 12 के है, ऐसा लिख दीजिए। यानी 3 न्यूटन 4 न्यूटन 12 न्यूटन जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब यही हुआ। अब देखिए इस दोनों के बीच का 90 डिग्री, इस दोनों के बीच का 90 डिग्री, और इसके बीच का भी 90 डिग्री हुआ। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया, बोलिए अब देख लीजिए। देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो बात को समझने की कोशिश कीजिए पूरी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए बात समझ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं जो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, है ना। तो यहाँ पर आप देख लिए होंगे, तो इसका मतलब अब इसका रिजल्टेंट यदि निकालना है तो अंडर रूट होगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो 3 3 या 9 हो गया, 16 हो गया, 144 हो गया। अब देखिए अंडर रूट में जोड़िएगा तो ये होगा 9 6 15 4 19 4 1 5 1 6, ये कितना हो गया 13 हो गया। कितना हो गया इसका रिजल्टेंट आपका 13 न्यूटन हो गया। यानी यह तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्ट क्या होगा 13 न्यूटन हो जाएगा। बात समझ लीजिए। फिर 50 नंबर इसके बाद क्वेश्चन एक है जो आप पूछे हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी एंड। देखिए आप पहले इसको कीजिए, 50 नंबर में क्या कहता है रिजल्ट किसका लेना है, रिजल्टेंट वेक्टर किसको लेना है, तो कहता है ए प्लस बी वेक्टर को लेना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर का रिजल्ट निकालना है। ऐसे है वेक्टर, तो इसका रिजल्ट निकालिए तो क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। अब यहाँ से लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर और 0 हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा और 2a वेक्टर हो गया। अब कहता है क्वेश्चन में कि वेक्टर ए और इस दोनों के रिजल्ट के बीच का एंगल कितना होगा। तो इस दोनों का रिजल्ट है जो वेक्टर ए के पैरेलल, लेकिन मैग्नीट्यूड दुगना है, इसलिए थीटा जो होगा आपका क्या होगा 0 डिग्री होगा। थीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर हो गया, दोनों क्या हो गया पैरेलल वेक्टर हो गया, इसलिए 0 डिग्री होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद आप लोग पूछे 55 नंबर, 55 नंबर भी क्वेश्चन हम पहले बताए हुए हैं, और फिर पूछे हैं आप लोग 55 प्लस 62। तब 55 नंबर क्वेश्चन अभी बनाइए, हम हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए चेक करके, हम बताते हैं तुरंत अभी फिर से। 55 नंबर क्वेश्चन जल्दी से। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है वेक्टर पी क्यू आर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 12 एंड 13 न्यूटन। देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है वेक्टर पी क्यू आर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और दिया हुआ है रिजल्टेंट बराबर वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू दिया हुआ है। तो आप खुद समझिए यहाँ आर बराबर क्या होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको होता है पता है कि अगर इधर स्क्वायर करेंगे
ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। और नहीं तो अगर r लिखेंगे तो अंडर रूट में जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया है p का वैल्यू 5 है, q का वैल्यू 12 है, r का वैल्यू 13 है, यानी 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 2 इंटू 12 इंटू 5 कॉस थीटा। ये हो गया 169, 25, 144 और ये हो गया फिर आपको 120 कॉस थीटा। देखिए 169 माइनस 169 इक्वल टू 120 कॉस थीटा। ये दोनों को जोड़िए 169 इधर ले आए तो यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 0/120 यानी 0। इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया आप समझ लीजिए बात को। देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। थीटा बराबर क्या है उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो थीटा बराबर जो है अगर बात को समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो यहाँ 0 होता है कब 90 डिग्री पर होता है, इसलिए आंसर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थीटा 90 डिग्री किसके किसके बीच का आया, तो P और Q के बीच का एंगल आया, यानी P वेक्टर इधर है Q वेक्टर इधर है तो इस दोनों के बीच का 90 डिग्री है। तो R वेक्टर इधर है, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, ये वेक्टर R है। और आपको जो एंगल निकल के आया ये वाला एंगल 90 डिग्री निकल के आया। अब आपको एंगल किसके बीच का पूछा, एंगल बिटवीन Q और R। आपको जो एंगल पूछ रहा है Q और R के बीच का, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है कि क्या है। तो ये वाला जब एंगल इसको मान लीजिए कि अल्फा है, अब आप सोच लीजिए इसके इसके बीच का एंगल निकालिएगा तो आंसर सब क्या चीज में दिया है, कॉस में दिया है। तो आप खुद बोलिए, अब मैथ लगाइए, कॉस अल्फा बराबर यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ कॉस अल्फा क्या लिखिएगा। तो आपको पता है कि ये वाला है बेस और ये है हाइपोटेनस, तो कॉस अल्फा बराबर होगा Q/R होगा, यानी Q/ क्या होगा R होगा। तो अल्फा बराबर होगा कॉस इनवर्स, और Q का वैल्यू जो है आपका कितना है 12 है और R का वैल्यू 13 है, इसलिए हो गया 12/13 आंसर। देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो है ना। आप बोलिए, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। एक आप लोग 68 नंबर बोले थे ना, चलिए एक टर्म पढ़ाते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन के लिए एक टर्म पढ़ाते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर एक है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है, एक टर्म है, एक थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, उसी को थोड़ा देखते हैं और तब क्वेश्चन फिर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बात समझने की कोशिश कीजिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन का मतलब होता है, आप उसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, उसका कितना कंपोनेंट उसके अलोंग गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक लाइन ये है और एक वेक्टर यहाँ पर ऐसा है, ये वेक्टर ए है, इसके साथ एंगल थीटा सटा हुआ है, इस वेक्टर का कितना कंपोनेंट इधर गया वही प्रोजेक्शन कहलाता है। यानी कि बात समझ लीजिए, अगर आप डालेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कहलाता है। यानी कि अगर आपका ये एक्स एक्सिस है और ये फिगर है तो फिगर के अनुसार लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along एक्स एक्सिस इक्वल टू होगा ए कॉस थीटा।
कई सारे तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हैं, तो जी वही बात है लगभग, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू होगा a cos थीटा होगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए जो है ये क्या होगा आपका a cos थीटा होगा। लेकिन तो ये तो आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, तो सिंपल। अब दूसरा पॉइंट समझिए, अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसे वेक्टर दिया हुआ हो और कोई ऐसे वेक्टर दिया हो, दोनों के बीच का एंगल भी नहीं पता, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आप दोनों के बीच के एंगल भी नहीं पता है, ये एंगल भी आपको मालूम नहीं है, फिर भी उसके बाद प्रोजेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए, यानी वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए के अलोंग निकालना है। तो अपने मन से मान लीजिए कि ये थीटा एंगल यहाँ होगा, तब मान लेते हैं कि थीटा एंगल हमको पता नहीं है, लेकिन थीटा एंगल मान लिए हैं, तो इसका कंपोनेंट अब इसके अलोंग कितना जाएगा। तो एक बात तो एकदम सत्य है कि किसी वेक्टर का किसी लाइन के अलोंग कंपोनेंट जो जाता है वो कॉस थीटा में जाता है, यानी आप लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। थीटा लेकिन दिया हुआ नहीं था, जब थीटा नहीं दिया हुआ था तो एक बात याद कीजिए कि कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे, याद कीजिए। अब तब तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वेक्टर बी हो गया ये, और ए डॉट वेक्टर बी डॉट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी हो गया, मतलब समझ लीजिए ये भी वेक्टर हो गया आपका इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए बी से बी कैंसिल भी करवा सकते हैं, कैंसिल नहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन अब आपको बात समझ में आ गया कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी इक्वल टू जो होगा आपका क्या होगा, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से, प्रोजेक्शन, अच्छा उल्टा लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए था ये, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए था, उसको हम लोग सोल्व कर रहे थे। यानी देख लीजिए ध्यान से, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए, उसको सोल्व बी cos थीटा वाला फार्मूला बी बी कट गया, यानी कि ये फार्मूला हो गया, इसको याद कर लेना है। तो सिमिलरली अब कभी भी ऐसा कोई कहे, जैसे आपको कोई दे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी एलोंग वेक्टर क्यू क्या होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, पहले जो वेक्टर का नाम यहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेना है सीधा सीधा, और जिसके अलोंग निकालना है, देखिए प्रोजेक्शन वेक्टर भी अलोंग वेक्टर है, तो जिसके अलोंग निकालना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो यहाँ क्यू से डिवीजन। आगे समझ में आदित्य बोलिए, देख लीजिए ध्यान से। यस सर। स्वीटी आपको समझ में आ गया है। यस सर। तो चलिए आप लोग जो क्वेश्चन हम भेजे थे 68 नंबर आप लोग बना के दिखाइए, और 60 नंबर क्वेश्चन जो अभी भेजे थे मतलब पिछले क्लास में वो आप बनाइए, उसको हम चेक करेंगे, तब फिर आपको एक और क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। 68 नंबर पहले बनाइए एकदम फास्ट में। 68 नंबर जल्दी से बनाइए। ये थ्योरी का पार्ट है, 68 नंबर 68 बनाइए। नंबर सर, 2 मिनट। ठीक है, ओके।
चलिए अब मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। बन गया सर। ठीक है, मिला लीजिएगा, टाइम भी आप लोग का अगला क्लास होगा फिर आगे। देखिए 68 नंबर प्रॉब्लम क्या है उसको समझ लीजिए। कहता व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ इतना अलोंग बाई एक्सिस। तो अभी आपको बताए थे, इसको मान लीजिए कि वेक्टर ए है, इसको मान लीजिए बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस को भी होगा। तो अगर फार्मूला ऐसे भी समझ सकते हैं कि आंसर 0 होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग क्या होगा, आंसर 0 होगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि आंसर 0 होगा, क्योंकि आई और के का कंपोनेंट बाई के लोग नहीं जा सकता। लेकिन प्रूफ करके देखते हैं हम लोग। अभी लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी बराबर होता है ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसा लिखे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसको ए माने उसको बी माने हैं, तो जे के एलोंग निकालना है। तो जे के एलोंग मान लीजिए कि जे कैप है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। तो वेक्टर ए बराबर जो है आपका 3i + 4j है। वेक्टर बी बराबर क्या है, सॉरी 4k था, 4k है, देख लिये वहां पर। और यहाँ पर जो है वेक्टर बी है जो सिर्फ बाई एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि जे मान लीजिए। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब कीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी के साथ प्रोडक्ट नहीं होगा। तो 0 बटा अगर बी है तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। इसे प्रूफ भी हो गया। लेकिन ऐसे भी समझ सकते हैं, जो एक्स के लॉन्ग है और जेड के लॉन्ग है वो बाई के लॉन्ग नहीं जा सकता है। वह पॉइंट जो एक्स जेड में है वो बाई के लॉन्ग कभी जा ही नहीं सकता है। उसी तरह से व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इतना एलोंग उतना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कह रहता है, एक को मान लीजिए कि वेक्टर ए है और एक को मान लीजिए कि वेक्टर बी है, तब सॉल्यूशन कीजिए। तो 60 का सॉल्यूशन जब करने चलिएगा तो पहले डॉट प्रोडक्ट आप कर ही लीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। ए वेक्टर बराबर है 3i 4j, बी वेक्टर बराबर क्या है, i + j है। देख लीजिए ध्यान से, दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले कर लीजिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यूज में आएगा। तो 3 + 4 हो गया, यानी कि 7 हो गया। देख लीजिए ध्यान से, 3 + 4 यानी कि क्या हो गया, 7 हो गया। और आपका तब तो लिख सकते हैं प्रोजेक्शन यानी कंपोनेंट वही है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी बराबर ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी का वैल्यू 7 आ गया है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या होगा, √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 7√2। और कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, बोलिए जल्दी से। तो आज का मीटिंग यही एंड करते हैं। अगले क्लास में अब नया चैप्टर चालू होगा, ठीक है। देखते हैं क्या चालू करते हैं अगले क्लास में।